चार्ल्स शोबराज का नाम आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। इसे दुनिया का सबसे कुख्यात और सबसे शातिर अपराधी माना जाता है। चार्ल्स शोबराज को अपनी बदनामी से प्यार था। लोग दुनिया में नाम कमाने के लिए मरते हैं, मगर चार्ल्स शोबराज बदनामी हासिल करने के लिए लोगों को मारता लूटता था। लोगों को मारना उसका पैशन था और जेल से भागना उसका शौक। ये इतना शातिर था कि तिहाड़ की दीवारें भी चार्ल्स शोबराज को कैद नहीं कर सकी थीं। 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की हत्या तथा अनगिनत लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाला चार्ल्स शोबराज कुख्यात अपराधी होते हुए भी दुनिया में अपराधी कम सेलिब्रिटी के तौर पर ज्यादा पहचाना गया। जेल में रहते हुए ये महीनों के लाखों रुपए कमाता था। दुनिया इसे बिकनी किलर के नाम से भी जानती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स शोबराज को बिकनी किलर का नाम क्यों दिया गया था? आखिर क्या है चार्ल्स शोबराज की बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी? चार्ल्स शोबराज ने अपराध की दुनिया में कैसे कदम रखा? कैसे ये दुनिया के कई देशों की पुलिस को मूर्ख बनाता चला गया और अंत में कैसे ये पकड़ा गया? आज चार्ल्स शोबराज कहां और किस हालत में है? चलिए जानते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। इस वीडियो में आपको चार्ल्स शोबराज के बारे में भी कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। चार्ल्स शोबराज के तिहाड़ जेल के अंदर की ठाट बाट तथा जेल से भागने की कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, दुनिया में चार्ल्स शोबराज नाम से मशहूर शख्स का पूरा नाम चार्ल्स गुरुमुख शोबराज होटचंड भवनानी था। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगाओ में हुआ था। चार्ल्स की मां का नाम ट्रैन लुआंग फून तथा पिता का नाम शोबराज होटचंड भवनानी था। चार्ल्स के पिता भारतीय मूल के थे, जबकि उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी। जब चार्ल्स का जन्म हुआ था तब तक इसके माता पिता ने शादी नहीं की थी, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रहे थे। चार्ल्स के जन्म के बाद उसके पिता चार्ल्स शोबराज को अपनाने से इनकार कर देते हैं और बहुत जल्द चार्ल्स के माता पिता अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स की मां फ्रांस आर्मी के लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती हैं। इस तरह चार्ल्स अपनी मां तथा सौतेले पिता के साथ फ्रांस में रहने लगता है। बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया ने चार्ल्स को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अभी चार्ल्स की उम्र 16 साल भी नहीं हुई थी कि इसका उठना बैठना स्मगलर्स और चोर उचक्कों के साथ शुरू हो गया था। वैसे तो इसने चोरी और छीना झपटी का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था, मगर पहली बार ये पुलिस के हत्थे 19 साल की उम्र में साल 1963 में चढ़ा था। तब ये चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। जुर्म साबित होने पर चार्ल्स शोबराज को 3 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। चार्ल्स ने भले ही कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी, मगर इसका व्यक्तित्व और बातचीत करने का अंदाज ऐसा था कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। ये किसी को भी अपनी बातों से अपने वश में कर लेता था। अपनी इसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसने जेल में अमीर कैदियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। उन्हीं अमीर कैदियों में एक कैदी फेलिक्स डी एस्कोग्ने भी था। चार्ल्स शोबराज ने जेल में रहते हुए फेलिक्स से काफी अच्छी दोस्ती कर ली। जेल से पेरोल मिलने के बाद चार्ल्स एक ही कमरे में फेलिक्स के साथ ही रहने लगता है। फेलिक्स डी एस्कोग्ने काफी अमीर घराने का लड़का था और उसकी जान पहचान काफी अमीर लोगों से थी। साथ ही ये बड़ी बड़ी पार्टियों में भी आता जाता था। फेलिक्स के साथ चार्ल्स शोबराज भी इन पार्टियों में जाना शुरू कर देता है और यहां वो पार्टी में आने वाली अमीर लड़कियों से दोस्ती करना शुरू कर देता है। चार्ल्स शोबराज दिखने में भी काफी हैंडसम और चार्मिंग था। ऊपर से इसके बात करने का अंदाज काफी लुभावना होता था। इस कारण लड़कियां खुद ही इसकी तरफ खिंची चली आती थीं। इन्हीं पार्टियों में जाने के क्रम में एक दिन फेलिक्स की मुलाकात शंटेल कॉम्पैग्नन नाम की एक लड़की से होती है। शंटेल कॉम्पैग्नन पेरिस की रहने वाली थी। यह पहली बार था जब चार्ल्स शोबराज वास्तव में किसी लड़की से प्यार करने लगा था। दोनों अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं। इसी बीच चार्ल्स शोबराज अपनी गर्लफ्रेंड शंटेल कॉम्पैग्नन को 1969 में प्रपोज करता है। शंटेल कॉम्पैग्नन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस प्रपोजल वाले दिन ही शाम में चार्ल्स शोबराज कार चोरी के बाद भागने के दौरान पकड़ा जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से उसे 8 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही 8 महीने बाद जेल से रिहाई होती है, वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद 1970 में फ्रांस छोड़कर ईस्टर्न यूरोप की तरफ निकल जाता है। वो अगले कुछ महीनों तक एक देश से दूसरे देश तक घूमता रहता है।
इस दौरान वो नए लोगों से दोस्ती करता है और उन्हें लूटता है। चार्ल्स शोबराज और उसकी पत्नी क्राइम करने के बाद कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे, बल्कि किसी विदेशी नागरिक की पहचान कर पहले उससे दोस्ती करते थे और फिर उसका पासपोर्ट लूटकर उसी के पासपोर्ट और नाम का इस्तेमाल करते हुए दूसरी जगह भाग जाते थे। अगले कुछ महीनों तक शोबराज दुनिया के अलग अलग देशों में क्राइम करता रहा और वो सफर करता हुआ फाइनली 1971 की शुरुआत में भारत आ जाता है। भारत आते ही उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उषा रखा जाता है। भारत आकर भी चार्ल्स शोबराज क्राइम करना नहीं छोड़ता है, बल्कि वो और बड़े लेवल पर क्राइम करना शुरू कर देता है। कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में उसकी पहचान एक लोकल बदमाश से होती है। पहले चार्ल्स उससे बहुत अच्छी दोस्ती करता है, मगर कुछ दिनों बाद उसकी ही 2 रिवॉल्वर लूटकर वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर वो एक रिवॉल्वर बेचने के जुगाड़ में लग जाता है। इसी क्रम में वो एक लोकल बिजनेसमैन से मिलता है और उसे वो रिवॉल्वर बेचने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान गलती से गोली चल जाती है जो रिवॉल्वर खरीदने आए व्यक्ति के सीधे सीने पर लगती है। चार्ल्स उसे मरा समझकर भाग जाता है, मगर बाद में व्यक्ति सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है। इसके बाद पुलिस चार्ल्स शोबराज की तलाश में लग जाती है और उसी व्यक्ति की निशानदेही पर भारत में पहली बार 14 नवंबर 1971 को चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ दूसरे मामलों में पूछताछ के लिए चार्ल्स शोबराज को दिल्ली लाया जाता है। अभी उसे दिल्ली लाए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक एक दिन वो पेट में बहुत तेज दर्द की शिकायत करता है। चार्ल्स की बेचैनी को देखते हुए उसे तुरंत वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। यहाँ शुरुआती इलाज के बाद उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही भर्ती रखा जाता है। इसी दौरान एक दिन चार्ल्स शोबराज पास में ही बैठे पुलिस वाले को कहता है कि आज मुझे डॉक्टर ने नींद की दवाई नहीं दी है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर तुम इस लाइट को बंद कर दो तो शायद मुझे नींद आ जाए। चार्ल्स की बातें सुनकर वहां पर मौजूद गार्ड लाइट बंद कर देता है। उधर चार्ल्स की पत्नी बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स तथा पुलिस वालों को बगल के कमरे में अपनी बातों में लगाए रखती है। इसी तरह 20 मिनट बीत जाते हैं। 20 मिनट बाद जब एक पुलिस वाला उस कमरे में जाकर बत्ती जलाता है तो कमरे को खाली पाता है, यानी चार्ल्स शोबराज उनकी पकड़ से भाग चुका था। इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच जाता है और आनन फानन में चार्ल्स शोबराज की तलाश में पुलिस की पूरी टीम लग जाती है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया जाता है और फिर से उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि 2 महीने बाद उसे कुछ शर्तों के साथ बेल मिल जाती है। बेल मिलते ही चार्ल्स दिल्ली से भागकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच जाता है। वो काबुल पहुंचकर अफगानिस्तान के मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुकता है। वो कई दिनों तक उसी होटल में रुका रहता है, मगर एक दिन होटल से निकलने का फैसला करता है। चूंकि ये अफगानिस्तान का सबसे महंगा होटल था और वो यहाँ कई दिनों से रुका हुआ था, इस कारण होटल का बिल बहुत ज्यादा हो गया था, मगर उसके पास बिल देने के पैसे नहीं थे। इसलिए वो दिमाग लगाता है और चुपके से होटल कंपाउंड से ही एक कार चुराता है और अफगानिस्तान से भाग निकलता है। हालांकि भागने के दौरान ही अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर वो पकड़ लिया जाता है और फिर उसे काबुल की जेल में डाल दिया जाता है। वो इस जेल में भी कुछ ही दिन रहता है और एक बार फिर से भारत की जेल में रहते हुए किया गया बीमारी वाला नाटक वहां भी दोहराता है। शोबराज की हालत को देखते हुए तुरंत उसे अफगानिस्तान के वजीर अकबर खान हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। यहां भी शोबराज कुछ दिनों तक रुकता है, फिर एक दिन मौका देखकर गार्ड की चाय में बहुत अधिक मात्रा में नशे की गोलियां मिला देता है और उस हॉस्पिटल से भी भाग निकलता है। यहां से भागने के बाद 1971 में ही चार्ल्स शोबराज पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में रहने के दौरान ही एक दिन वो रावलपिंडी में एक टैक्सी किराए पर लेता है और कुछ दूर जाने के बाद सन्नाटे में टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर देता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये चार्ल्स शोबराज द्वारा की गई पहली हत्या थी। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट के सहारे वो कुछ समय तक पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान में रहता है। इसी दौरान वो अफगानिस्तान से जमीन के रास्ते भारत में हथियारों की स्मगलिंग शुरू कर देता है और खूब पैसा कमाता है। हथियार की स्मगलिंग के साथ साथ वो भारत में गाड़ियों की चोरी और विदेशी पर्यटकों के साथ लूट की घटना को भी अंजाम देता रहता है। ऐसा लगभग 2 साल तक यानी 1973 तक चलता है और चार्ल्स शोबराज खूब तरक्की करता है। पुलिस और कानून की नजरों से बचकर वो अपना पैसा जुए तथा बैंकॉक के कुछ बिजनेस में भी लगा देता है। इन्हीं सब के दौरान 1973 में
वो दिल्ली के मशहूर अशोका होटल में रुकता है। होटल में रुकने के दौरान ही वो यहाँ की एक डांसर से दोस्ती कर लेता है और उससे शादी का वादा भी करता है। डांसर से दोस्ती होने के बाद वो एक बड़ी प्लानिंग करता है और मिलकर अशोका होटल के कंपाउंड में स्थित ज्वेलरी शॉप में लूट का प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक पहले वो ज्वेलरी शॉप के स्टाफ को बुलाता है और खुद की पहचान नेपाल के राजकुमार के तौर पर करवाता है और ज्वेलरी शॉप के स्टाफ से कहता है कि कुछ कीमती जेवर ऊपर लेकर आओ, मुझे खरीदना है। अपनी बातों से ज्वेलरी शॉप के स्टाफ को चार्ल्स सोबराज पक्का यकीन दिलवा देता है कि वो नेपाल का राजकुमार है। इसके बाद स्टाफ नीचे से काफी महंगे महंगे आभूषण लेकर ऊपर सोबराज के कमरे में आ जाता है। स्टाफ के कमरे में आते ही सोबराज उसे पानी पीने के लिए देता है। पानी पीते ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि सोबराज ने पहले से ही उसमें नशे की गोलियां मिला दी थीं। स्टाफ के बेहोश होते ही सोबराज सभी जेवर लेकर उस डांसर के साथ फरार हो जाता है। इधर थोड़ी देर बाद ज्वेलरी शॉप के दूसरे स्टाफ नोटिस करते हैं कि काफी देर से ऊपर गया उनका साथी वापस नहीं आया है। ऐसे में एक स्टाफ भागते हुए ऊपर आता है तो देखता है कि उस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है। जल्दी से स्पेयर की से दरवाजा खोला जाता है तो अंदर नजर आता है कि वो स्टाफ बेहोश पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सभी सामान के साथ कमरे में मौजूद लोग गायब हो चुके हैं। आनन फानन में पुलिस भी वहां आती है और कमरे की तलाशी के दौरान ही रूम में एक पासपोर्ट मिलता है। चार्ल्स सोबराज जल्दबाजी में अपना पासपोर्ट वहीं भूल गया था और इसी पासपोर्ट से पुलिस चार्ल्स सोबराज की पहचान कर लेती है और स्थानीय एयरपोर्ट को खबर कर दिया जाता है कि अगर चार्ल्स सोबराज आता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। प्लान के मुताबिक ही चार्ल्स सोबराज एयरपोर्ट पर भी आता है ताकि दूसरे देश भागा जा सके, मगर यहां उसकी भिड़ंत सुरक्षा बलों से हो जाती है। किसी तरह तो चार्ल्स यहां से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर उसकी वो डांसर दोस्त जेवर समेत पकड़ी जाती है। चार्ल्स सोबराज के पीछे पुलिस की कई टीमें पड़ जाती हैं और अंततः कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे एक बार फिर से जेल भेज दिया जाता है। पुलिस चार्ल्स सोबराज के पास से भारी मात्रा में अफगानिस्तान से तस्करी के लिए भारत तक लाए गए रिवॉल्वर, पिस्तल और गोलियां बरामद करती है। इसके बाद कई अलग अलग धाराओं के तहत चार्ल्स सोबराज पर केस दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया जाता है और अगले कई महीनों तक चार्ल्स जेल में ही रहता है, मगर कुछ महीने बाद उसे बेल मिल जाती है। बेल मिलते ही एक बार फिर से वो भारत में रुकने की बजाय पहले अफगानिस्तान जाता है और फिर वहां से फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच जाता है। उधर चार्ल्स की पत्नी शंटेल कॉम्पैग्नन चार्ल्स सोबराज से तंग आकर उससे अपने सभी रिश्ते खत्म करते हुए अपनी बेटी को लेकर वापस फ्रांस चली जाती है। उन दिनों ईरान में बड़े स्तर पर सत्ता विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे और बड़े स्तर पर विरोधी दल के नेता अंडरग्राउंड चल रहे थे। अपनी पहचान बदलकर चार्ल्स सोबराज विरोधी गुट के नेताओं से मिलने लगता है और फिर वो उनके लिए हथियार की स्मगलिंग करने लगता है। अवैध हथियारों का धंधा खूब अच्छा चलता है और चार्ल्स काफी पैसे कमाता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है क्योंकि कुछ ही समय बाद ईरान की सीक्रेट एजेंसी चार्ल्स सोबराज की चालाकी को पहचान लेती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। मगर यहां भी चार्ल्स सोबराज अपनी चालाकी दिखाता है और तुरंत ईरान की सीक्रेट पुलिस एजेंसी से एक बड़ी डील करता है। डील के तहत चार्ल्स पुलिस वालों को सत्ता विरोधी दो बड़े नेताओं के छुपे होने का पता बता देता है। बदले में पुलिस चार्ल्स सोबराज पर कोई कार्यवाही नहीं करती है और उसे तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंचा देती है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंचते ही वहां उसकी मुलाकात अपने एक भाई एंड्री से होती है। वो अगले 2 साल तक भाई के साथ मिलकर अलग अलग जुर्म को अंजाम देता है। काफी समय तक तुर्की में क्राइम करने के बाद दोनों भाई ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच जाते हैं और वहां भी कई महीनों तक आतंक मचाते रहते हैं, मगर यहां दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। ग्रीस की जेल में रहते हुए 2 बार चार्ल्स सोबराज जेल से भागने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। वो खून की उल्टी तथा पेट में दर्द वाला नाटक भी करता है, मगर वहां के पुलिस वालों पर कोई असर नहीं होता है और वो जेल में ही बंद रहता है। क्योंकि सोबराज 2 बार जेल से भागने की कोशिश कर चुका था, इसलिए उसे अब एक ऐसे जेल में भेज दिया जाता है जहां से आज तक एक भी कैदी नहीं भाग सका था। वो जेल समुद्रों के बीचों बीच एक टापू पर स्थित था। यहां पहुंचकर भी चार्ल्स सोबराज भागने की जुगाड़ में लगा रहता है।
इसी क्रम में वो जेल में काम करने वाली एक नर्स से दोस्ती कर लेता है और उससे प्यार का नाटक करने लगता है और फिर उसी की मदद से धीरे धीरे खाने के सामान के अंदर रखकर बारूद और दूसरी चीजें मंगवाने लगता है। फिर चुपके से वो इन चीजों से आग जलाने वाला यंत्र तैयार कर लेता है। इसी दौरान एक दिन जब चार्ल्स सोबराज को सुनवाई के लिए जेल से निकालकर गाड़ी से ले जाया जा रहा था, तो वो एक जगह रास्ते में अचानक से पहले से तैयार किए गए बारूद वाले हथियार से गाड़ी के अंदर आग लगा देता है। इससे गाड़ी के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आखिरकार चार्ल्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ चार्ल्स तो किसी तरह पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है, मगर उसके भाई एंड्रे पकड़ा जाता है और उसे ग्रीस पुलिस द्वारा तुर्की को सौंप दिया जाता है, जहां उसे 18 साल की जेल की सजा मिलती है। अगले कुछ महीनों तक चार्ल्स सोबराज एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। भागते भागते वो फाइनली थाईलैंड पहुंचता है। थाईलैंड पहुंचकर वो कुछ समय तक कीमती रत्नों तथा ड्रग्स का बिजनेस करने लगता है और देखते ही देखते अपने इलाके के टॉप के ड्रग डीलर में शामिल हो जाता है। वो ड्रग्स के बिजनेस के साथ साथ क्राइम भी करने लगता है, मगर इस बार वो अपने क्राइम करने के अंदाज में थोड़ा बदलाव करता है। पहले वो लोगों को दोस्त बनाकर लूटता था, मगर अब वो थोड़ा तरीका बदलता है और पहले लोगों की मदद का जरिया बनता है और फिर उन्हें लूटने लगता है। दरअसल 1975 में थाईलैंड पहुंचते ही सबसे पहले वो कुछ लड़कियों से वहां दोस्ती करता है और उन्हें अपना दीवाना बना देता है। वो लड़कियां इसकी इतनी ज्यादा दीवानी हो जाती हैं कि वो सब कुछ चार्ल्स सोबराज के कहे अनुसार करती हैं। जैसे पहले सोबराज ने ही चुपके से थाईलैंड घूमने आए 2 फ्रेंच पुलिस अधिकारियों का पासपोर्ट चुरा लिया और फिर पासपोर्ट ढूंढने का बहाना करके उसे पासपोर्ट लौटाकर उनकी नजरों में हीरो बन गया। वो फिर चार्ल्स के भक्त बन गए। इसी तरह एक और महिला जो थाईलैंड घूमने आई थी, अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहां भी चार्ल्स के गैंग की दोनों लड़कियां मसीहा बनकर आती हैं और वो कहती हैं कि आप चार्ल्स सोबराज नाम के व्यक्ति से मिलो, वो आपकी मदद करेगा। इस तरह सोबराज उसकी भी मदद करता है और उसकी भी नजरों में हीरो बन जाता है। इस तरह से उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात अजय चौधरी नाम के एक भारतीय से होती है। अब थाईलैंड में अजय चौधरी भी चार्ल्स सोबराज का फैन बन जाता है और वो भी इसी के लिए काम करने लगता है। दोनों मिलकर थाईलैंड में 1975 में एक महिला की हत्या कर देते हैं। ये महिला सिएटल शहर की रहने वाली थी, जिसका नाम टेरेसा नोल्टन था। दरअसल चार्ल्स सोबराज पहले अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए टेरेसा नोल्टन से दोस्ती करता है। फिर घूमने के बहाने एक दिन सोबराज टेरेसा नोल्टन को थाईलैंड के बीच पर ले जाता है, जहां मौका देखकर पहले तो वो उसे नशीली दवाई देकर बेहोश करता है और फिर कुछ समय बाद गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। वो मरने वाली महिला के सारे कपड़े उतार देता है और सिर्फ उसके शरीर पर बिकनी रहने देता है। कुछ समय बाद ही एक थाईलैंड के मशहूर पटाया रिसोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर विताली हकीम नाम के शख्स की लाश मिलती है। इसके भी अधिकतर कपड़े गायब थे, इसे जलाया गया था। चार्ल्स सोबराज और उसके साथियों ने अगला निशाना 29 साल के हैंक बिनतंजा तथा उनकी 25 वर्षीय गर्लफ्रेंड कॉकी हेमकर को बनाया था। इनकी भी लाश 16 दिसंबर 1975 को एक सुनसान इलाके से मिलती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होता है कि चार्ल्स सोबराज और उनके साथियों ने पहले इन लोगों से दोस्ती की और फिर उनको अपने भरोसे में लेकर लूट लिया। इनमें से जिसने भी विरोध किया, उसकी लाश को उनकी ही गाड़ी से फ्यूल निकालकर जला दिया गया या फिर कुछ लोगों को ड्रग्स देकर मार दिया। क्योंकि कुछ महीने के अंदर ही कई महिलाओं की लाश मिली थी, जिसमें से ज्यादातर की हत्याएं एक ही अंदाज में की गई थीं और सभी को मरने के बाद बिकनी में ही छोड़ दिया गया था। इसलिए मीडिया में चार्ल्स सोबराज को द बिकनी किलर का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों, ये था इस सनसनीखेज कहानी का पहला भाग। दूसरे भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी। दूसरे भाग पर क्लिक करने से पहले सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।